Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the last class of the phylum Mollusca. In the previous lectures we have been discussed about the two classes of the phylum Mollusca, that was the Gastropoda class and the Bivalvia class. And in today's lecture we will discuss about the third and last class of the phylum Mollusca, that is the important Cephalopoda. So we will discuss about the cephalopoda in detail and its maintenance system. So without any relation, we start our topic with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सेफेलोपोडा. ठीक है, सेफेलो का जो लफ्ज़ होता है, अगर हम साइंस के अंदर देखें तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है हेड के लिए. सेफेलिक मीन हेड, ठीक है, और पोडा मीन फुट. ठीक है, तो सेफेलोपोडा का मतलब है हेड एंड फुट. ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेफेलोपॉड्स कहते हैं जिनके जो लिम्स होते हैं या जिनके जो फुट होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं उनके हेड के साथ, और उनका जो हेड होता है वो सराउंडेड होता है बाय द रिंग ऑफ टेंटेकल्स एंड आर्म्स. ठीक है, यानी कि सेफेलोपोड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके अंदर उनके जो फुट होते हैं, ये जो लिम्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं उनके हेड के साथ. ठीक है, और उनका हेड जो है वो सराउंडेड होता है बाय द रिंग ऑफ टेंटेकल्स और आर्म्स. ठीक है, यानी कि उनका हेड जो है वो ओपन नहीं होता बल्कि वो सराउंड हुआ होता है टेंटेकल्स और आर्म्स के ज़रिए से, और उसके साथ लिम्स इनके अटैच होते हैं. ठीक है, इसलिए इनको सेफेलोपोडा कहते हैं. अगर हम इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स हैं. ठीक है, इनके अंदर बाइलिटरल सिमेट्री मौजूद होती है. बाइलिटरल सिमेट्री क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको इस तरह से हम सेंटर से कट करेंगे तो वो टू इक्वल मिरर इमेजेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो ये होती है बाइलिटरल सिमेट्री, जो कि इनके अंदर मौजूद होती है. ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर. शैलो वाटर के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके होते हैं, कुछ डीप सी के अंदर मौजूद होते हैं. ये कार्निवोरस हैं. ठीक है, ये अदर ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं और इनके पास टेंटेकल्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, जिनको ये अपने सुकर्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि ये प्रे को कैप्चर कर सकें और प्लस उनको मैनिपुलेट कर सकें. ठीक है, तो इसके लिए जो है वो इनके टेंटेकल्स और आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा इनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर यूनिक अडेप्टिव मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके ज़रिए ये अपनी हंटिंग और डिफेंसेस को इंश्योर करते हैं. यानी कि इनके पास मॉडिफाइड किस्म के मैकेनिज़म्स होते हैं हंटिंग के लिए और डिफेंसेस के लिए. ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे ऑक्टोपस है, कटल फिशीज़ है, स्क्विड्स हैं, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेफेलोपोड क्लास से बिलोंग करते हैं. और ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है. ये बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर हम इनके मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शेल. कुछ इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं सेफेलोपोड्स होते हैं. ठीक है, कुछ इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है, कुछ के अंदर इंटरनल शेल मौजूद होता है, और कुछ के अंदर शेल एब्सेंट होता है, मौजूद ही नहीं लगता. नोटिलॉइड्स जो हैं वो ऐसे सेफेलोपोड्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल मल्टी चैम्बर्ड शेल मौजूद होता है. ठीक है, ये जो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर गैस और लिक्विड की अमाउंट को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गैस और लिक्विड का लेवल इनकी बॉडी के अंदर रखते हैं. और ये जो मल्टी चैम्बर्ड होते हैं, ये एक चैम्बर सेकंड चैम्बर से एक सेप्टा के ज़रिए जो है वो एक सेप्टा एक वॉल होती है. ठीक है, उसके ज़रिए से ये एक चैम्बर सेकंड चैम्बर से सेपरेट होता है. ठीक है, मल्टी चैम्बर्ड का मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे. चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मल्टीपल होते हैं. ठीक है, और हर चैम्बर सेकंड चैम्बर से सेपरेट होता है बाय द वॉल, दैट इज़ नाउन एज अ सेप्टा, जिसको हम सेप्टा कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद स्क्विड्स होते हैं, इनके अंदर इंटरनल शेल्स मौजूद होते हैं. ऑक्टोपसेस है, इनके अंदर शेल्स एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते. ठीक है, और अगर हम इनकी कलेक्टिवली शेल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो शेल इनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लस ब्यूएंसी. ठीक है, ब्यूएंसी का मतलब क्या होता है कि गैस और जो लिक्विड होता है उसकी अमाउंट को रेगुलेट करते हैं. और जब उसकी अमाउंट को रेगुलेट करता है ये शेल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको चैम्बर बताया कि ये जो चैम्बर मल्टी चैम्बर शेल होता है, ये जो चैम्बर्स है वो इनके अंदर गैस और लिक्विड की अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, और जिसकी वजह से ये फिर मूवमेंट करने के काबिल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि उछल के बाहर निकलना, यानी कि कोई चीज़ होती है, कोई लिक्विड होता है, उसमें से कोई ऑर्गेनिज्म उछल के बाहर निकलता है, तो इस तरह से फिर ये इनके अंदर से जो है वो उछलने की मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, जिसको
हम ब्यूएंसी कहते हैं, ठीक है, यानी कि उछाल की मूवमेंट ये शो करते हैं, इसको हम ब्यूएंसी कहते हैं। तो ये जो शेल होता है वो इनकी ब्यूएंसी के अंदर हेल्प करता है नोटिलोइड्स की, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें या इनके मेंटेनेंस सिस्टम्स की बात करें तो वो है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन इनके अंदर जो है वो 3 वेज होते हैं लोकोमोशन के। एक होता है जेट प्रोपुलियन, सेकंड इज़ द फिन्स एंड थर्ड इज़ द आर्म एंड टेंटेकल्स। जेट प्रोपुलियन क्या होती है कि जेट प्रोपुलियन का मतलब है बैकवर्ड इजेक्शन, यानी कि किसी चीज़ से बाहर निकलना और पीछे की तरफ मूव करना। इजेक्शन का मतलब होता है आउट, बाहर निकलना, ठीक है, और बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ मूव करना। तो ये जेट प्रोपुलियन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये वाटर को अपनी मेंटल कैविटी के अंदर डालते हैं, यानी कि ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेके वाटर को जो है ये अपनी मेंटल कैविटी के अंदर डालेंगे, ड्रॉ करेंगे और फिर उसको तेज़ी से जो है वो सिफोन के ज़रिए से बाहर निकाल देंगे। सिफोन इनके अंदर मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि मूवमेंट और रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये इसको मस्कुलर ट्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाटर को ड्रॉ करेंगे मेंटल कैविटी के, फिर वो एक्सपेल होगा थ्रू द सिफोन और इस तरह से ये इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, होती है। और फिर ये जेट प्रोपुलियन यानी बैकवर्ड इजेक्शन जो है वो उस लिक्विड में से शो करेंगे। सेकंड, कुछ ऐसे इनके मेंबर्स होते हैं जिनके पास फिन्स होते हैं, जैसे स्क्विड्स हैं, कटल फिशेज़ हैं, तो उनके पास फिन्स होते हैं जो कि स्विमिंग में इनके अंदर इनकी हेल्प करते हैं। और फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर्म्स एंड टेंटेकल्स, जैसे कि ऑक्टोपस है, ठीक है, इनके पास टेंटेकल्स मौजूद होते हैं, आर्म्स मौजूद होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि इनकी क्रॉलिंग के अंदर हेल्प करते हैं, प्लस प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इनकी फीडिंग और डाइजेशन की बात करें तो ये कार्निवोरस होते हैं, ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, स्नेल्स, फिशेस, क्रस्टेशियंस वगैरह पर फीड करते हैं, ठीक है। इनके पास आर्म्स और टेंटेकल्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है, उसको स्क्रैप करते हैं, ठीक है। इनके अंदर रेडुला जो है वो मौजूद होता है। रेडुला क्या होता है कि ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जो काइटिनस टीथ है उसकी रोज़ मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि फूड को ग्राइंड करने में जो है वो इनकी हेल्प करती है। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। जहाँ पर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल होता है उसका मतलब है कि वहाँ पर जो है फूड की एंट्री के लिए भी सेपरेट ओपनिंग है जिसको हम माउथ कहते हैं, और फूड की रिमूवल के लिए भी सेपरेट ओपनिंग है जिसको हम एनस कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये माउथ भी मौजूद होता है और एनस भी मौजूद होता है। माउथ के ज़रिए से ये फूड एंटर होता है इनकी बॉडी के अंदर, फिर एसोफेगस से गुजरता हुआ ये इनके स्टमक में जाता है, जहाँ पे 2 तरह की ब्रेकडाउन होती है। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और सेकंड हमारे पास होती है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में फिजिकल ब्रेकडाउन होती है, केमिकल ब्रेकडाउन में डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन करते हैं। उस फूड की ब्रेकडाउन से जो न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन होती है, ये प्रोड्यूस होते हैं, उनको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उन डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनएस के ज़रिए इनकी बॉडी से मूव आउट, बाहर मूव कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसकी फ़ीचर की बात करें कि इसकी जो नेक्स्ट फ़ीचर होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो वो होता है इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर 3 हार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 ब्रेनिकियल हार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड, जिसमें ब्रेंकियल हार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि ब्लड को पंप करते हैं गिल्स की तरफ ताकि ऑक्सीजन उसमें ऐड की जा सके, यानी कि ये हार्ट जो है वो ब्लड को गिल्स की तरफ भेजते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि ताकि उसमें ऑक्सीजन की एडिशन की जा सके, ठीक है। और सिस्टमेटिक हार्ट एक इनके अंदर मौजूद होता है, 2 ब्रेंकियल हार्ट होते हैं, 1 सिस्टमेटिक हार्ट होता है। सिस्टमेटिक हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनका हार्ट से जो ब्लड है वो वेजल्स के ज़रिए इनकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर वेजल्स के ये वापस हार्ट के पास आएगा, यानी कि ओपन बॉडी कैविटी में नहीं जाएगा। इनका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। उसके अंदर एक अनदर पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोसियानिन कहते हैं। ये पिगमेंट जो होता है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसकी वजह से इनके जो ब्लड होता है उसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, ब्लूइश कलर होता है उसका, ठीक है। हीमोसियानिन इनके हीमोलिम्फ के अंदर एक
कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से इनके जो ब्लड होता है ये हीमोग्लोबिन का कलर ब्लू होता है। अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो है वो नेफ्रीडियम मौजूद होता है, जो कि किडनी की तरह इनके अंदर जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो नेफ्रीडिया होता है, यानी कि किडनी की तरह, जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज़ होते हैं, इनके अंदर नेफ्रीडिया होता है, जो कि ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ़िल्टर करता है, ठीक है। अगर इसके अलावा इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो वाटर बैलेंस के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, उसको बॉडी से बाहर मूव करवा देता है। उसके बाद इनके अंदर एनस मौजूद होती है, जिसकी वजह से जिसके ज़रिए से जो वेस्ट मटेरियल वो इनकी बॉडी से बाहर मूव करता है, और इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में इनकी बॉडी से रिलीज़ होता है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें कि इनका नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है, तो नर्वस सिस्टम में इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इनके पास लार्ज ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। उस ब्रेन के अंदर मेजर गैंग्लियाज मौजूद होते हैं। गैंग्लिया क्या होता है? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स का क्लस्टर होता है, ठीक है, और वो इनके अंदर मौजूद होता है। इनके अंदर लोब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो गैंग्लिया मौजूद होते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनका ब्रेन बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके सेंसरी ऑर्गन्स की, कि इनके अंदर कौन कौन से जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है वो आइज़ मौजूद होती हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिस तरह से वर्टिब्रेट की आइज़ होती हैं, उनके अंदर लेंस, रेटिना वगैरह मौजूद होता है। इसी तरह इनकी आइज़ के अंदर भी लेंस और रेटिना मौजूद होता है, जो कि इमेजेस बनाता है, ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है, शेप्स को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करने में इनकी आइज़ हेल्प करती हैं। स्टेटोसिस्ट इनके अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इनकी बॉडी के अंदर बैलेंस्ड कंडीशन जो है वो इंश्योर करते हैं, यानी कि हर चीज़ में बैलेंस रखना, एक्सेसिव चीज़ों को या मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर मूव करवा देना, वो स्टेटोसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद इनके पास ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि वाटर के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर्स क्या करते हैं कि ये पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जाता है नर्व्स के ज़रिए से, ठीक है, जिनको ब्रेन के अंदर मौजूद नर्व्स कंट्रोल करती हैं। और ये पिगमेंट्स होते हैं ये स्किन और जो कलर होता है और इनकी जो स्किन टेक्सचर उसके अंदर चेंजेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजेस करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। आई रिपीट इट अगेन कि क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, और इनके ब्रेन के अंदर मौजूद नर्व्स इन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स को, क्रोमेटोफोर्स को कंट्रोल करती हैं। और ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये इनकी कलर चेंजिंग के अंदर और स्किन टेक्सचर की चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके अलावा ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनकी कम्युनिकेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। इनके पास इंक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंक प्रोड्यूस करते हैं। इंक के अंदर मेलानिन और उसके अलावा कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि इंक के अंदर जो है वो मेलानिन और कुछ केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो इंक कलेक्टिवली जिसको हम कहते हैं, ये जो है वो प्रीडेटर्स को कन्फ्यूज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो इनका प्रे नहीं कर पाते, और इस तरह से ये अपने आप को अपने प्रीडेटर से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की और डेवलपमेंट सिस्टम की, कि वो किस तरह से इनके अंदर होता है। तो इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं, यानी कि जो मेल होगा उसके पास टेस्टिस होंगी, ठीक है, जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा जो फीमेल्स होंगी उनके पास ओवरीज होंगी, जो कि एग्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। अब इनकी फ्यूजन होगी और फिर जाइगोट बनेगा। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और फीमेल की बॉडी जो होती है वो ऐसी साइट होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो साइट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जो मेल होता है इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम हेक्टोकोटिलस कहते हैं। ये जो हेक्टोकोटिलस स्ट्रक्चर होता है ये स्पर्म पैकेट को फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। कोटिलस एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनके मेल्स के अंदर, ठीक है, जो कि स्पर्म पैकेट को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है ताकि फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो सके, ठीक है। फिर उसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जब जैसे ही जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी मौजूद होती है, जिसमें जो यंग होता है वो एग्स से जो है वो
हैच होता है, ठीक है, बनता है। इसमें लार्वल स्टेजेस मौजूद नहीं होती, और लार्वल स्टेज कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं, और उन लार्वल स्टेजेस के बाद जो है इनकी कंप्लीट होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस, ठीक है, और ये अडल्ट इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर हम इनके अंदर रेस्पायरेशन की बात करें, जो कि लास्ट मेंटेनेंस सिस्टम है, तो इनके पास गिल्स के 1 to 2 पेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि वाटर के साथ गैसियस जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा मेंटल कैविटी इनके पास मौजूद होती है, ठीक है, जो कि जो है वो लोकोमोशन और रेस्पायरेशन की इनकी हेल्प करती है। वाटर सर्कुलेशन के ज़रिए से भी रेस्पायरेशन होती है। किस तरह से कि जो वाटर है वो मेंटल कैविटी के अंदर आएगा, फिर गिल्स से पास होता हुआ वो सिफोन के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिफोन जो होता है ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ये एक ट्यूबुलर जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि लोकोमोशन के अंदर जो है या रेस्पायरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करता है, जो वाटर को एक्सपेल करता है बाहर, ठीक है। तो मेंटल कैविटी में वाटर आएगा, फिर वो गिल से पासिस होता हुआ सिफोन के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से इनकी जो है जो वाटर एंटर होगा उसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, और जो वाटर बाहर निकलेगा उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से मूव आउट कर जाएगी। उसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, तो जब ब्लड इनकी पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो these were the maintenance systems of the last class of the phylum Mollusca, means Cephalopoda, and this was the general discussion about the Cephalopoda. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.